दोस्तों नमस्कार। मीडिया के पूरे राजनीतिक विमर्श में लोकसभा चुनाव को दो ध्रुवीय बना दिया गया है। एक तरफ तो जो गोदी मीडिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी की खूबियां, मोदी का परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर प्रहार, विपक्ष के नेताओं का टूटना, बीजेपी के साथ आना और नरेंद्र मोदी के पूरे ब्रांड को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के लोगों को क्या देंगे, लोगों के भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए वो क्या काम करेंगे, ये एजेंडा नहीं है। एजेंडा खाम ख्याली है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तीसरी आर्थिक शक्ति, विश्व गुरु और विकसित भारत, माने जिनको आप नारेबाजी कहें वो सिर्फ है। दूसरी तरफ वो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उसमें खास करके जो राजनीतिक विमर्श है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो इंडिया अलायंस है उसकी चर्चा होती है और इंडिया अलायंस का अपना एजेंडा, खास करके राहुल गांधी के जो 5 न्याय की योजना है, वो जो 28 राजनीतिक दलों का गठबंधन है उसके अपने चुनावी अभियान, तेजस्वी यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक, के स्टालिन से लेकर के अरविंद केजरीवाल होते हुए ममता बनर्जी तक, वो आपको दिखाई पड़ता है। इस पूरे विमर्श में बीएसपी कहीं किनारे से है। बहुत जिस तरह से खामोशी मायावती ने ओढ़ रखी है, लगता है कि मीडिया भी उनके अब मुद्दे पर खामोश है। मायावती और बीएसपी की चर्चा कब होती है? जब वो अपने प्रत्याशियों की सूची में कुछ मुस्लिम नामों को आगे कर देती है, ये चर्चा तब होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको लेकर के चर्चा पहले नहीं हुई हो। पिछले 15 दिन पहले के अगर आप सिनेरियो देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जिस राजनीतिक शख्सियत पर बात हुई है वो मायावती है। मायावती के इंडिया अलायंस में जाने को लेकर के और प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में लंबी चर्चा हुई है। एक बड़ा डिस्कोर्स खड़ा हुआ और उसने गोदी मीडिया को भी मजबूर कर दिया था उन पर चर्चा करने के लिए। लेकिन फिर वो बात नहीं बनी। बहुत सारे लोग हैं जो मायावती पर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आना ही नहीं चाहती थी, वो डरी हुई हैं। मैं इससे बार बार इनकार करता रहा हूं। जहां से वो बातचीत टूट गई और जिस चीज की उम्मीद थी कि वो आखिरी फोन कॉल होगा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, सब जानते हैं कि सोनिया जी और मायावती जी में एक घनिष्ठता है, स्नेह का संबंध है और परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान है। वो फोन कॉल आएगा और उसके बाद मायावती जी इंडिया अलायंस में शामिल होंगे। लेकिन वो इंतजार ही रहा। बातचीत जो हो रही थी वो बीच के लोगों के साथ हो रही थी और उसमें वो बात, अब ये भी आप कह सकते हैं कि ये बातचीत मायावती के स्तर पर भी खड़ी की जा सकती थी। डेफिनेटली मैं सहमत हूं इस बात से। मायावती का जो स्वाभिमान है वो, उसको सैल्यूट हम सब करते हैं। लेकिन जब आप सियासत में हो तो आपको कई बार अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ती है, पहल भी करनी पड़ती है। बीएसपी की जितनी राजनीति रही है, जितनी बार उसने समर्थन लिया है, तो कभी जाकर के नहीं लिया है, लोगों ने आकर के समर्थन दिया है। या गठबंधन जिसके साथ उन्होंने किया है वो लोग खुद पहुंचे हैं, वो कभी नहीं गई हैं और ये उनके सियासी आदत में शामिल हो गया है। अब हमेशा ये नहीं होता है और इसलिए मैंने कहा कि रणनीति आपको बदलनी होती है। वैचारिक रूप से ये नहीं स्वीकार किया जा सकता है कि आप ढलान पर जाएं या यू टर्न ले लें, लेकिन रणनीति तो बदली जाती है। ये संभावना थी कि अगर मायावती जी अपने तरफ से थोड़ा सा पहल करती तो शायद ये बात बन भी सकती थी। जहां
कम्युनिकेशन गैप होता है वहां संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। संभवतः यही हुआ कि वो फोन कॉल आया नहीं और मायावती ने कोई पहल की नहीं। मायावती जब अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गई, तैयारी शायद उस तरह की नहीं थी। अंदाजा तो यही था कि गठबंधन में वो जाएंगी, इसलिए उन्होंने भी संभवतः इस तरह से सोचा नहीं होगा कि हमें इस तरह की तैयारी करनी। इसलिए अब शायद 15-16 अप्रैल को जाकर के उनकी पहली रैली होगी। जब आप लोकसभा चुनाव में जा रहे हो तो इतना देर करना मुनासिब नहीं होता। और मायावती जी तो किसी ऐसे संवैधानिक पद पर भी नहीं है कि आपको समय की कमी हो, तो ये काम पहले से शुरू होना चाहिए था। जरूरी नहीं है कि वो अलायंस के साथ ही जाती। अगर मायावती जी साल भर पहले से मैदान में होती, लोगों के बीच होती और ये कह रही होती लोगों के बीच में कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो शायद वो जो पूरा दलित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज है वो खड़ा हो जाता उनके साथ। अलायंस में जाने के लिए दबाव तब बनता है जब वो खामोश रहती है, जब उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के पहल नहीं की। जो इस समय बीएसपी की राजनीतिक पोजीशन है उसमें आपको दो में से एक रास्ता लेना ही था। या तो आप सीधे तौर पर पिछले 1 साल से 1.5 साल से लोगों के बीच में होते। अब अगर सोचिए आप कि हर 15 दिन में अगर मायावती की रैली एक जिले में हो रही होती तो आज मायावती कहां खड़ी होती। जो आज उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो डर की वजह से अकेली लड़ रही हैं, ये शायद कहने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती। और ये जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ मायावती को हासिल है कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। ईडी, सीबीआई छोड़ दीजिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं। ये केवल और केवल मादा ताकत, ये बल केवल मायावती के पास है। इतना जानते और मानते हुए भी अगर मायावती खामोश है तो वो एक रणनीतिक चूक ही मानी जाएगी, कमजोरी मानी जाएगी। मैं हालांकि उनके जो टिकट वितरण है उसकी रणनीति को हमेशा बेहतर पाता हूं जब देखता हूं, लेकिन आपको फील्ड में होना चाहिए था अगर आपको चुनाव लड़ना है तो। और ये तैयारी, मैंने अकेले चुनाव लड़ना है तो, और ये तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए थी। या फिर वो जो फोन कॉल का इंतजार हो रहा था वो फोन कॉल खुद आपकी तरफ से हो जाता। और अगर ये कहा जाता कि हम आना चाहते हैं, बताइए हमारी भूमिका क्या होगी, कितनी सीटें हमको मिलेंगी, तो शायद ये मामला आगे बढ़ता। लेकिन जो नहीं हुआ उस पर घसीटने का कोई मतलब नहीं है। अब जो हो रहा है उसका थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं। अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूं आज, और जिस बात को लेकर के मुझे कई बार ऐतराज रहता है या मैं अपने विश्लेषण में उसे उचित नहीं मानता कि हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं बीएसपी को बीजेपी की बी टीम क्यों नहीं मानता हूं। हमारे कई दोस्त जिन्होंने कमेंट भी लिखे और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप आलोचना भी करते हैं तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को और उस पर विचार करने का मौका मिलता है। मेरे एक मित्र ने लिखा था कि बीएसपी बी टीम नहीं है, लेकिन ओवैसी को आप अगर कह रहे हैं कि वो उस तरह से सहायता कर रहे हैं बीजेपी को, तो ये कैसे संभव है, ये क्यों उचित है। जाहिर तौर पर मैं कहता हूं कि किसी को भी कहीं भी लड़ने का अधिकार है, लेकिन मायावती क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनाधार रहा है बीएसपी का, बीजेपी के उभार के पहले। उस पार्टी को अगर आप किसी की बी टीम कहते हैं तो या तो आपकी राजनीतिक समझ में कोई कमी है या फिर आप देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए ओवैसी जैसे लोग कि जो हैदराबाद में, जो तेलंगाना में
ठीक ढंग से प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, जहां पे आपका हेडक्वार्टर है वहां पे आप बीजेपी को बाखबर देते हैं, और उत्तर प्रदेश में या बिहार में आप प्रत्याशी उतारते हैं, तो ये खेल कुछ और कहता है। लेकिन खैर वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जब पहली लिस्ट आई थी बीएसपी की तो लोगों ने बड़े सवाल उठाए थे, क्योंकि 16 में से 7 कैंडिडेट मुस्लिम थे। तो लोगों ने प्रचार करना शुरू किया कि देखिए वो विपक्ष को कमजोर करने के लिए, उसका नुकसान करने के लिए, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि उन्हीं जगहों पर, उन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं जहां पे संख्या ज्यादा है। और ऑब्वियस है, जहां मौर्य ज्यादा होता है वहां मौर्य लोग उतारते हैं, जहां चौहान ज्यादा होता है वहां चौहान उतारते हैं। तो फिर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब चलिए मैं थोड़ा दूसरी तरफ आता हूं। कल जो 12 लोगों की लिस्ट आई है, 12 प्रत्याशी जो बीएसपी ने उतारे हैं, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, खीरी, उन्नाव, मोहनलालगंज, लखनऊ, कन्नौज, कौशाम्बी, लालगंज और मिर्जापुर। इन 12 लोकसभा क्षेत्रों में जो उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं, उन कैंडिडेट को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि मायावती ने इनमें 3 ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिए। अब कोई ये नहीं कह रहा है कि ब्राह्मण कैंडिडेट उतारने का मतलब है कि बीजेपी का नुकसान करना, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता तो बीजेपी का है। और ये बात तब भी सही थी जब 2007 में ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा जैसे नारे लग रहे थे, और उस समय केवल 17% ब्राह्मणों ने वोट किया था बीएसपी को। लेकिन विमर्श पूरा खड़ा हो गया था कि ब्राह्मण वोट की वजह से बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला है। मतलब 100 में से केवल 17 लोगों ने वोट किया था। और अब जब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सीधे मैदान में है, उस समय तो पिछली बार आंकड़ा 90% का था, 89% का था बीजेपी का जो ब्राह्मण वोटर है। तो अब जहां उन्होंने ये कैंडिडेट दिया है, जैसे अलीगढ़ में उन्होंने एक उपाध्याय को टिकट दिया है, उन्नाव में अशोक कुमार पांडे को टिकट दिया है, मिर्जापुर में मनीष त्रिपाठी को टिकट दिया है। ये इसके अलावा कुछ अपर कास्ट कैंडिडेट भी हैं और भी हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे, अगर इसमें वो पिछड़ा और अति पिछड़ा को कम टिकट दे रही है तो इसका फायदा किसे मिलेगा? जाहिर तौर पर इसका फायदा इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को मिलेगा। अगर मैं केवल फायदा और घाटे में ही इसको तौलूं तो। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि मेरा तो यही मानना है कि कैंडिडेट का जो चयन होता है वो उस क्षेत्र को देख समझ करके होता है। और मायावती खासकर, जिन्हें इतना राजनीतिक अनुभव है, जो हर लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, यहां तक कि ब्लॉक को भी जानती हैं कि वहां पर सामाजिक समीकरण क्या है। अब इसी का अगर मैं एनालिसिस करूं तो ये जो टिकट वितरण है, ये चौथे लिस्ट जो आई है, उसमें मायावती ने नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने का जैसे मन बना लिया है। और ये दिखाता है कि इंडिया अलायंस के लिए वो किस तरह से परिस्थितियां सकारात्मक निर्मित कर रही हैं। बीजेपी को मात देने का इससे बढ़िया प्लान और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोग मायावती की स्ट्रेटजी को या मायावती को उस तरह से गलत समझ रहे हैं, जरा उनको विचार करना चाहिए और सिर्फ एक लिस्ट के आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप उनको वोट करें या ना करें। ये चूंकि आप इस देश के नागरिक हैं और ये आपका अधिकार है कि आप किसे वोट करेंगे। मैं किसी पार्टी का कोई प्रचारक नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप हर लिस्ट का अध्ययन करें, उसका विश्लेषण करें और इसके आधार पर किसी का मूल्यांकन करें, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक समझौता, एक रणनीति तय हुई है अलायंस और बीएसपी के बीच, जो बीजेपी की पांव उखाड़ने के लिए तैयारी कर रही है। मैं इसी बिंदु पर खत्म करता हूं अपनी बात और आपसे विदा लेता हूं। शुक्रिया।